गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर अब तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद उसके हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, वो सारी चीजें देखी थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स देखे थे लास्ट 2 वीडियोस में टोटल, कि हाँ भाई जो फ्यूल थे, हेनरी फ्यूल थे, वो कौन थे, किस तरीके से वो 14 प्रिंसिपल्स हमारी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर आए कि अगर हम उन्हें फॉलो अप करते हैं तो हमारी कंपनी जो है वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कितने अच्छे तरीके से सक्सेसफुली रन करती है। अब उसी तरीके से क्लास हमारे सेकेंड पर्सन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो कि ये भी अपने प्रिंसिपल्स लेकर आए थे, लेकिन फर्क इतना है कि ये अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लेकर आए थे प्लस कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स लेकर आए थे। इन्होंने ये कहा था अगर हम उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को फॉलो अप करते हैं तब भी हमारी कंपनी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन करती है, अगर ये सारी चीजें हम लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करते हैं। अब वो कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, ये थे कौन, किस तरीके से इन्होंने निकाले इन प्रिंसिपल्स को, और साथ में इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक्स बताई। अब हमें वो पढ़ना है कि अगर इन फ्यूचर, सोचो बच्चों, अगर आप लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर थे कौन क्लास, ध्यान से सुनना। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्या नाम था इनका पूरा? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1856 से, इनका जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 1915 में। ये इनका क्या था, पूरा टाइम था। आगे बढ़ते हैं। ये ऑर्डिनरी आपके एम्प्लॉय थे, अप्रेंटिस थे ये आपके ऑर्डिनरी, लेकिन बहुत ही जल्दी विद इन 10 ईयर्स, 74 से 84, विद इन 10 ईयर्स इन्होंने इतनी अच्छी प्रोग्रेस करी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इनका प्रमोशन हुआ और ये डायरेक्ट चीफ इंजीनियर बन गए अपनी कंपनी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वर्कर्स, इन्होंने पता है कंपनी के अंदर क्या चीज नोटिस करी जब ये चीफ इंजीनियर बने, इन्होंने ये देखा कि जो वर्कर्स है ना वो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब जितना स्टैंडर्ड टास्क होना चाहिए, अगर एक पर्सन का, एक एम्प्लॉय जो है वो एक दिन में 10 यूनिट्स बना सकता है तो वो 10 ना बना के 5-6 बना रहा है। इन्होंने ये चीज नोटिस करी कि वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसिंग जो है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम कर रहे हैं। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट हॉस्टाइल ईच अदर। इन्होंने दूसरी चीज क्या देखी क्लास अपनी कंपनी के अंदर कि जो वर्कर और मैनेजमेंट, भाई कंपनी में तो 2 ही लोग होते हैं, 2 ही ग्रुप्स होते हैं, सॉरी लोग नहीं, ग्रुप 2 ही ग्रुप होते हैं। एक वर्कर का होता है जो काम करता है, एक मैनेजमेंट का होता है जो पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, प्लान्स वगैरह रेडी करते हैं। अगर दोनों ही आपस में हमेशा भिड़ते रहेंगे, दोनों के बीच में अच्छा कॉपरेशन नहीं होगा तो क्या कंपनी अच्छी चल सकती है? नहीं चल सकती। अगर घर में आप 2 भाई बहन हो, अगर आप दोनों लड़ते रहोगे तो क्या आप लोग रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो उसके लिए क्या है, आप लोगों के बीच में कॉपरेशन होना, थोड़ा बहुत प्यार होना भी जरूरी है। उसी तरीके से कंपनी के अंदर होता है। अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट हर टाइम लड़ता रहेगा, मैनेजमेंट को ये रहेगा यार वर्कर तो काम ही नहीं करता, हम इतना पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उधर वर्कर ये सोचता है कि भाई मैनेजमेंट हमें इतना ओवर बर्डन कर देता है, इतना मतलब इतना ज्यादा काम दे देता है करने को, और फिर सोचता है कि हम काम नहीं करते। ये तो अगर आपस में ये सब चीजें रहेंगी ना कंपनी में, तो कंपनी कभी रन नहीं कर सकती है सक्सेसफुल। क्लियर? तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। गिव सजेशंस। उसके बाद इन्होंने सजेशंस देने स्टार्ट करे। क्या? इनकरेक्टली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस टाइम पे इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आए। इन्होंने कहा कि अब मैं अपने तरीके से अपने मैनेजमेंट को, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट को रन करूंगा और अपने प्रिंसिपल्स लाऊंगा ताकि मेरी कंपनी जो है वो अच्छे से सक्सेसफुली रन कर सके। इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई देखो ए पर्सन पहले लगा हुआ था, वो तो 10 यूनिट बना रहा है तो तुम क्यों नहीं बना रहे, तुम भी बना सकते हो, बनाओ। नहीं, ये हिट एंड ट्रायल नहीं करना कि इंस्टीट्यूशन से हम लोगों को काम नहीं करना, एक्सपीरियंस से नहीं कि हाँ भी वो ऐसे कर रहे तो तुम्हें भी नहीं, इन चीजों से नहीं। हम लोगों को जो है ना क्लास साइंटिफिकली, यानी कि जो प्रूफ, जो एक्चुअल में हो सकता है ना, सच में हो सकता है, उसके थ्रू हम लोगों को हमारी कंपनी को रन करना है। वही चीज इन्होंने बताई थी। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि मीनिंग, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है। नाम से समझ में आ रहा होगा, साइंटिफिक यानी कि साइंस से रिलेटेड, और मैनेजमेंट यानी कि आपका अपना पूरा मैनेजमेंट। तो साइंस से कैसे रिलेट कराता है मैनेजमेंट, वो हम लोग देखते हैं।
एप्लीकेशन ऑफ साइंस, जितनी भी साइंस के एप्लीकेशन है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए मैनेजमेंट, वो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरी लैंग्वेज में समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। When we are applying scientific tools, अगर हम लोग साइंटिफिक टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेंड पर्सनल रख रहे हैं हम लोग अपने कंपनी के अंदर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। अगर हम लोग सारी चीजें साइंटिफिकली कर रहे हैं, साइंटिफिक टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने मैनेजमेंट के अंदर। चलो अब पढ़ते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो किसने दिए थे? FW टेलर के। टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस जो है ना वो रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई एक बार हो गया, थप्पा लग गया, ऐसे काम होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर वर्कर की एफिशिएंसी अलग होती है, हर वर्कर का दिमाग अलग होता है, मैनेजमेंट का दिमाग अलग होता है। ऐसा नहीं कि ए पर्सन ने अगर कंपनी में बोल दिया ना कि हाँ भाई मैं तो कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, तो सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये रूल ऑफ थंब नहीं है क्लास, ये साइंस है। आगे देखते हैं कैसे, देखिए टेलर ने इंसिस्ट करा क्या? ईच जॉब परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। जो हम कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो जो है साइंटिफिक इंक्वायरी के हिसाब से होना चाहिए। नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, ये खाली सोच के नहीं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है तो कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड, वही जो मैंने बताया कि वो हिट एंड मिस मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करेंगे, वो एक्सपीरियंस यूज नहीं करेंगे, वो ये चीज यूज नहीं करेंगे इंट्यूशन कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है तो करो, बस हमें नहीं पता, ये चीज नहीं होती है। साइंटिफिकली देखा जाता है, अगर साइंटिफिकली प्रूफ हो रहा है कि हाँ एक पर्सन एक दिन में 10 यूनिट बना सकता है, वो एवरेज है, तो आप उसे करिए, तो आप फोर्स करिए अपने वर्कर्स को, नहीं तो आप मत करिए फोर्स, उसका कोई फायदा नहीं है। कैसे, वो चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजमेंट। वही बात आ गई ना कि मैनेजर जो है वो अपना मतलब बस कह रहा है कर दो, चाहे जैसे करो, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे नहीं पता, वो अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर। टेलर बिलीव, वो किस चीज के अंदर बिलीव करते हैं कि कोई भी बेस्ट मेथड चूज करो जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, चाहे वो वर्क स्टडी हो चाहे वो एनालिसिस हो। इन दोनों के थ्रू, वर्क स्टडी करके और एनालिसिस के थ्रू, इन दोनों के थ्रू हमें हमेशा एक बेस्ट मेथड यूज करना है जो कि हमारे कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे और एम्प्लॉय के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी आए काम करने की। समझ में आया? पहला पॉइंट कि ये जो है साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। ये नहीं है कि जो सोच लिया बस करना है तो करना है, ऐसा नहीं होता है क्लास कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने निकाला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ क्लास? हार्मनी का मतलब होता है वर्क टुगेदर, मिलके काम करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट नहीं करना। वही मैंने ही बताया ना, अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, डिस्कार्ड रहेगा, तो किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? चल ही नहीं सकती ऑर्गेनाइजेशन क्लास। तो इसीलिए कहा गया है कि हमेशा वर्क टुगेदर करो, हमेशा हार्मनी के साथ काम करो, कभी भी डिस्कार्ड मत करो। अब इसमें क्या बोला? वर्क विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, हमेशा एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करो, म्यूचुअली काम करो। हमेशा दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है वर्कर का, एक होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। दोनों के बीच में आपस में हमेशा दे हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड्स फॉर टुगेदर, यानी कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है उन्हें, आपस में चेंज करना। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग, ईगो क्लैशेस कर लो, नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। वर्क विद हार्मनी, हमेशा टुगेदर वर्क करो, हमेशा मिलजुल के काम करो। अवॉइड डिस्कॉर्ड, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करो और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका एक डायरेक्शन में। अभी हमने पिछले जो अभी फेयर्स के हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें भी यही देखा था कि वन प्लान, वन हैड वन प्लान, कि हमेशा एक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 मेंबर है अगर आपके डिपार्टमेंट में, 10 का अलग, सबका अलग अलग अपना डायरेक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हर किसी का, दोनों ग्रुप्स का, चाहे वर्कर हो चाहे मैनेजमेंट को, हमेशा सेम डायरेक्शन होनी चाहिए क्लास। और इस पूरे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल रेवोल्यूशन, की अपनी मेंटेलिटी, अपना दिमाग बदलो क्लास। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलजुल के काम करोगे तभी काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं।
मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट का क्या काम है? अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है सब कुछ शेयर होल्डर्स में बांट दो क्लास, सब कुछ मैनेजमेंट बांट ले। ऐसा भी होना चाहिए आपके पास तो प्रॉफिट किससे हुआ है? वर्कर से ना। प्रोडक्शन किसने करके दिया है? वर्कर ने। तो आपको गेन थोड़ा बहुत किसको? वर्कर को भी देना चाहिए, उनको भी बोनस देना चाहिए, उनको भी एक्स्ट्रा पे करना चाहिए उनके मेहनत के नाम का। वहीं पे वर्कर जो है एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। अगर मैनेजमेंट आपके लिए कर रहा है तो वर्कर को भी अपना बेस्ट देना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। तो ये था आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जिसके अंदर आपको मिलजुल के काम करना है। अब तीसरा प्रिंसिपल कौन सा दिया उन्होंने? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन वही सेम ऊपर वाला टॉपिक दिया गया ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके अंदर बस इतना बोल दिया, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। उसमें बोला कन्फ्लिक्ट मत करो, इसमें बोला अकेले मत चलो, हमेशा साथ मिलके चलो, कॉपरेट करके चलो। जो मैनेजमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव है उसे वर्कर को अपना ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। वर्कर को ये नहीं सोचना चाहिए बस भाई मैं तो पैसे कमाने आता हूँ, पैसे कमाऊं और जाऊं। नहीं, वो वहां पे इसलिए बैठा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसको सैलरी दे रही है। अगर उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज होगी काम करूं और जाऊं, उसे कोई मतलब नहीं है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो एक बात बताओ, कल को अगर कंपनी लगातार लॉस में चली गई, क्या उसे कंपनी रखेगी? अगर कंपनी बंद हो गई तो क्या उसे सैलरी मिलेगी वर्कर को? नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा ऊपर रखो और इंडिविजुअलिज्म कभी मत करो। हमेशा कॉपरेट करके चलो मैनेजमेंट के साथ, और मैनेजमेंट को हमेशा कॉपरेट करके चलना चाहिए वर्कर्स के साथ। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी, हमेशा एक साथ काम करो, कॉन्फ्लिक्ट मत करो। कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्लास, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। नेक्स्ट बोल रहे हैं रिवॉर्डेड फॉर सजेशंस टू एम्प्लॉय। अगर आप अपने एम्प्लॉय से सजेशंस लेते हैं और उनका आपको अच्छा लगता है सजेशन, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप रिवॉर्ड भी करो। चाहे बेशक उन्हें छोटा मोटा अमाउंट पे कर दो क्लास, 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, कितने भी दे दो, लेकिन उन्हें रिवॉर्ड करो ताकि उनका जो अपना एक होता है ना कि हाँ भाई देखो मुझे तो पैसा मेरे को रिवॉर्ड मिला है, मुझे सब लोगों के बीच में इतना ऑनर दिया गया है, तो उसके अंदर भी अपने आप एक चीज आती है कि हाँ भाई मैं अगर मेरी मैनेजमेंट मेरे को इतना वो कर रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, ऑनर दे रही है, तो मेरे को भी अपनी मैनेजमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड। कभी भी वर्कर को, अगर वर्कर को सब कुछ मिल रहा है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो जबरदस्ती स्ट्राइक पे बैठ जाएगी और कहेगी नहीं जी हमारी सैलरी तो और बढ़ाओ, हमें नहीं पता। ठीक है, एक लिमिटेड दायरा होता है, ठीक है, आप सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी मिले, अगर उतनी नहीं मिल रही तो करो स्ट्राइक। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही क्रॉस कर दो अपनी लिमिट्स की, नहीं भाई हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए जी, ऐसा भी नहीं हो सकता क्लास। तो बेमतलब की डिमांड नहीं रखनी चाहिए वर्कर्स को। अब टेलर क्या कहते हैं क्लास? इक्वल वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हमेशा मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इक्वल काम होना चाहिए और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि सारा काम तुम वर्कर्स के ऊपर थोप दो और मैनेजमेंट जो है आराम से फोन चला रहा है, कंपनी में आराम से घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना काम वर्कर्स के पास है उतना ही मैनेजमेंट के पास भी होना चाहिए, ताकि दोनों मिलजुल के अपनी कंपनी को अच्छे से रन कर सके। आगे क्या बोल रहे हैं? आज इंटरेस्ट ऑफ वर्कर परफॉर्म जॉब मोर एफिशिएंटली। जब वर्कर ज्वाइन करता है ना क्लास, हमेशा उसका इंटरेस्ट पूछना चाहिए। अब जैसे मैं अगर स्कूल में जाती हूँ, इंटरव्यू देती हूँ, मुझसे ये पूछा जाएगा मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं अपने सब्जेक्ट का नाम दे दूंगी कि भाई हाँ भाई मैं अकाउंटेंसी एंड बिजनेस पढ़ाती हूँ। तो अगर मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे दिया जाएगा सब्जेक्ट और क्लास, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। वहीं पे अगर मुझसे मेरे सब्जेक्ट का मेरा सब्जेक्ट ना दिया जाए, मुझे मेरी क्लास ना दी जाए, तो क्या मैं एफिशिएंटली पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। मैं अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट आता ही नहीं है। अब मुझे मैथ्स दे दी जाए, ठीक है, मुझे नहीं आती मैथ्स में, नहीं एफिशिएंटली पढ़ा सकती। वहीं पे अगर मुझे बिजनेस या अकाउंट्स दे दी जाए, मैं बहुत अच्छा मतलब अपना पूरा 100 से 200% दे सकती हूँ। तो यही फर्क होता है आपका कंपनी के अंदर क्लास, कि कंपनी के अंदर भी क्या होता है आप लोगों का इंटरेस्ट पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब दी जाती है। ये हम लोगों ने हमारे 3 देख लिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स। आइए अब हम लोग हमारे नेक्स्ट 4th प्रिंसिपल देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हमारा क्या कहते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स देखते हैं। ठीक है, आगे सो क्लास अभी हम लोगों ने हमारा देखा कि FW टेलर थे कौन, उन्होंने किस तरीके से अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करने स्टार्ट करे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए। अभी हम लोगों ने उनके 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़े।
अब हम चौथा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। चौथा प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स की डेवलपमेंट करना क्लास टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अगर आपको वर्कर्स से काम लेना है ना तो वर्कर्स को डेवलप करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि आपका जो वर्कर है उसको पुरानी टेक्नोलॉजी आती है, उसको नई नहीं आती, तो क्या नई टेक्नोलॉजी अगर आपकी कंपनी में आ गई वो रन कर पाएगा? नहीं ना, उसकी एफिशिएंसी तो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ताकि उसको जो है अपने जो नया आ रहा है हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर उसकी नॉलेज हो उसे। देखिए इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? इंडस्ट्री की एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर काम करेगा तभी तो इंडस्ट्री को फायदा होगा। और वर्कर की एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब इंडस्ट्री अपनी वो दिखाएगी कि हाँ भाई, जब इंडस्ट्री उन्हें ट्रेन करेगी, इंडस्ट्री उन्हें नई चीजों के बारे में बताएगी, तभी तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्लास, वर्कर मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट वर्कर पे। आगे बढ़ते हैं। टेलर क्या कहते हैं? जॉब जो है हमेशा किस तरीके से देनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। हमेशा वर्कर को सिर्फ क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब होगा। ऐसा नहीं है कर तो उसने रखा है भाई, मान लो कि कॉमर्स स्ट्रीम कर रखी है और दे दी उसे आर्ट्स में जॉब, ऐसा नहीं होता। उसको आती से वो अच्छा सेल्स डिपार्टमेंट में, उसको दे दी प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट की जॉब, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दो क्लास। गिव ट्रेनिंग टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। हमेशा से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराओ ताकि उसकी नॉलेज बढ़े और उनकी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। किसकी? वर्कर की। एंड ऑल्सो अगर उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो भाई प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। आपकी कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो कंपनी को क्या होगा? फायदा होगा। तो इसीलिए अगर आप वर्कर का फायदा करोगे तो वर्कर आपका फायदा करेगा क्लास। तो यही 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम लोगों को एडब्ल्यू टेलर ने बताए थे कि अगर आप इन चारों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो ना तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से रन करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से रन करेगी। अब बात आती है साइंटिफिक टेक्निक की। अब उन्होंने कुछ हमें साइंटिफिक टेक्निक्स बताई थी। अब देखो प्रिंसिपल्स तो उन्होंने बता दिए, अब टेक्निक कौन कौन सी, किस टेक्निक के थ्रू? साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैंने बताया था ना कि अब आप साइंटिफिक टूल्स टेक्निक्स यूज करो अपने मैनेजमेंट को साइंटिफिक बनाने के लिए। तो वो टेक्निक्स कौन सी होती हैं? स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप। पहली टेक्निक आपकी क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप का क्लास? टेलर इंसिस्ट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट। इसके अंदर टेलर जो थे उन्होंने जो आपके फंक्शन वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपकी जो फैक्ट्री है उसको 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया। किस किस डिपार्टमेंट में बांटा? एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्यों? कि जो दिमाग का काम है ना वो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट करे, जो वर्कर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करे। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचने बैठ जाए कि हाँ भाई हमें कंपनी में क्या करना चाहिए, कौन सी नई पॉलिसी लानी चाहिए, कौन सा नया रूल लाना चाहिए, तो क्या वो प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर जो प्लानिंग वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनको ये कह दिया जाए कि भाई तुम मैन्युफैक्चर भी करो, सोचो भी, प्लानिंग पॉलिसीज लेकर आओ, स्ट्रेटेजीज, दोनों काम एक जना नहीं कर सकता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, पहले टेक्निक में आपके 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया आपकी फैक्ट्री को। क्या बोल रहे हैं आगे? वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग, ताकि जो वर्कर है ना वो प्लानिंग से फ्री हो जाए उसके बर्डन से। एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। और वो क्या करे? अपने काम पे ध्यान दे क्लास, वो अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान दे कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है एक दिन की, अपना टारगेट पूरा कर सके। अब सबसे पहले प्लानिंग और प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने 4 आपके वो बांटे थे, फॉरमैन बांटे थे। 4 फॉरमैन डाल दिया आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 फॉरमैन डाल दिए उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं कौन कौन से फॉरमैन होते हैं आपके। पहला रूट क्लर्क। इनके ना नाम से आपको पता चल जाएगा ये लोग क्या काम करते हैं। रूट क्लर्क, रूट दिखाना, वो क्लर्क वो फॉरमैन जो रूट दिखाता है। रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ सेटअप ऑफ परफॉर्मिंग मैकेनिकल जॉब, यानी कि वो आपको एक सीक्वेंस बताता है, आपको स्टेप्स बताता है कि आपको कब क्या करना है, कब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो एक रूट दिखा रहा है, एक सीक्वेंस बता रहा है आपको अपनी जॉब का, मैकेनिकल जॉब का। दूसरा है इंस्ट्रक्शन जॉब कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो आपको कैसे? रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जर्नल इंस्ट्रक्शन टू कैरी ऑन जॉब इन स्पेसिफाइड मैनर, कि किस तरीके से आपको जॉब करनी है, कौन सा सही तरीका है जॉब करने का, वो इंस्ट्रक्ट करता है आपको इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नेक्स्ट है टाइम एंड कोस्ट क्लर्क। टाइम क्लर्क क्या करता है, पोस्ट क्लर्क क्या करता है, नाम से पता चल रहा होगा। टाइम क्लर्क क्या करता है, फिक्स करता है टाइम आपका स्टार्टिंग का और कंप्लीटिंग का जॉब का,
कि आपको अपनी जॉब कब स्टार्ट करनी है और आपको अपनी जॉब कब कंप्लीट करनी है। उसी तरीके से कोस्ट क्लर्क क्या करता है क्लास, कोस्ट क्लर्क अपना कोस्ट डिसाइड करता है, अपनी कोस्ट शीट बनाता रहता है हर जॉब की। वो प्रिपेयर करता है कोस्ट शीट्स कि कितना कोस्ट लगा, क्या हुआ, क्या कोस्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा कोस्ट क्लर्क करता है। और लास्ट है आपका डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनर क्या करता है, डिसिप्लिनर क्या है ये, डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या काम करता है क्लास, वो डिसिप्लिन से बन गया आपका, तो क्या करेगा कि ऑर्डरली और सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो डिसिप्लिन देखता है। वो ये चेक करता है कि सारा काम जो हो रहा है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो भी रहा है, नहीं हो रहा। पता चला कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो काम पहले करने वाला वो बाद में हो रहा है, जो बाद वाला वो पहले, कोई तरीका ही नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं है, तो वो सारी चीजें चेक करता है। तो ये था आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब बात करती हूँ मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या काम करता है, अरेंज करता है सारे मशीन टूल्स को, रिसोर्सेस को। उसको ये पता होता है कि हाँ भाई हमें अगर कोई मशीन का टूल चाहिए तो वो कहाँ रखा है, अगर कोई रिसोर्सेस का हमें पता करना है तो उसे हर रिसोर्स की डिटेल होती है। वो काम कौन करता है, गैंग बॉस करता है आपका। सो देयर इज नो डिले इन द वर्क, तो उससे क्या होता है आपका डिले नहीं होता वर्क के अंदर, ठीक है। सेकेंड है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या काम करता है, श्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। वो ये देखता है कि हमारा जो काम है ना वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, स्पीड ज्यादा है, लोगों की काम करने की, वर्कर्स की कम है, एवरेज है, जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है, तो वो ये सारे काम करता है स्पीड बॉस सॉरी। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर नाम से पता चल रहा होगा, जो ये ध्यान में रखता है कि हमारी मशीन्स में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मशीन्स एंड टूल्स आर इन वर्किंग कंडीशंस, हमेशा मशीन और टूल जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहे। नेक्स्ट और लास्ट है इंस्पेक्टर, अ चेक ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट क्लास। अब देखो इंस्पेक्टर क्या काम करता है कि वो कंट्रोल क्वालिटी देखता है कि हमने जो प्रोडक्शन बनाई है, जो हमने लोगों को, जो हमने हमारे कस्टमर्स को वादा किया है कि हाँ भाई प्रॉमिस किया है कि आपको इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो क्या वो उतनी अच्छी क्वालिटी है या नहीं है आपके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन हो रही है। तो ये मैंने 8 आपको फॉर्मेट बताए हैं। कौन कौन से, एक प्लानिंग बताए, प्रोडक्शन, प्लानिंग और प्रोडक्शन मिलके मैंने आपको टोटल 8 बताए हैं फॉर्मेट, और सबके नाम से पता चल रहा है कि उनका काम क्या होता है। ये था हमारा पहला साइंटिफिक टेक्निक जो टेलर ने दी। अब दूसरी टेक्निक पढ़ते हैं। उससे पहले टेलर ने ये बात भी बोली थी क्लास, एवरी फोरमैन इंस्ट्रक्ट ऑर्डर एंड वर्कर्स एफिशिएंसी विल इंप्रूव। उसने ये बोला था अगर हर फोरमैन अपना काम तरीके से करेगा, ऑर्डर देगा, वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता रहेगा, बताता रहेगा उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, तो वर्कर की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी क्लास, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये था हमारा पहला। अब दूसरा टेक्निक पे पढ़ते हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ आपकी क्वालिटी की बात नहीं करी गई कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी, हाँ वो होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी बात क्या करी गई है, देखिए ध्यान से। इट डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब नहीं है इसका। इट रेफर्स टू सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर साइज। इसका मतलब ये भी है कि हमें किस स्टैंडर्ड, हमारा साइज क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, कितने तरीके के होने चाहिए। भाई सिर्फ छोटा होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, या फिर जैसे चिप्स है, चिप्स में अलग अलग टाइप आते हैं ना, कोई ओनियन का आ रहा है, कोई टोमेटो का आ रहा है, कोई आपका कॉर्न का आ रहा है, अलग अलग टाइप। तो कितने स्टैंडर्ड टाइप होने चाहिए, स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए, वेट्स क्या होने चाहिए, मेजर्स क्या होने चाहिए, और फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर ना ये सारी चीजें आ जाती है क्लास आपकी, क्या, साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी। इन सबको मिला के आपकी फैक्ट्री के अंदर बोला गया है, इस टेक्निक के अंदर कहा गया है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीजें देखनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ छोटे पैकेट्स बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, आप बड़े बड़े पैकेट से बना के भेज दो, वो बिक ही नहीं रहे, फायदा क्या हुआ उन पैकेट्स को बना के। तो इसीलिए अपना वो चीज बनाओ, वो स्टैंडर्ड रखो जो कि आपका बाहर डिमांड है कस्टमर्स के बीच में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेलर ने क्या बोला, मैनेजर यूजेस। अब इन सबको स्टैंडर्डाइजेशन रखने के लिए मैनेजर क्या यूज करेगा, वर्क स्टडी टेक्निक यूज करेगा, जो कि हमारी अगली टेक्निक है, हम लोग पढ़ेंगे। बताऊंगी वर्क स्टडी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, फटीग स्टडी है, आपका टाइम स्टडी है, मोशन, ये सारी चीजें हम लोग वर्क स्टडी के अंदर पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट थर्ड आपकी जो टेक्निक है वो यही है, वो बताऊंगी। तो मैनेजर अगर वो अप्लाई करेंगे ना वर्क
स्टडी अप्लाई करेंगे टेक्निक तो और अच्छा वर्क आपको क्या कहते हैं एफिशिएंसी वर्कर्स की और अच्छी इंक्रीज हो। आगे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है अगर आप ये वाली टेक्निक अपनाते हैं तो। दूसरा, सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। देखो हमेशा ना अपने जैसे कि फॉर एग्जांपल लेती हूँ मैं ये लेती हूँ मैकडी लेती हूँ। आप लोगों ने बोला कि हमें पिज्जा खाना, आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया मैकडी में जाके। अब वहां के वर्कर्स अगर मान लो क्या करें कि आपने चीज वाला पिज्जा मांगा, कि चीज तो क्या सब पे होता है, एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा मांगा, उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लगा के दिया, उन्होंने नॉर्मल जो होता है उतना ही चीज आपका पिज्जा पे लगा के दे दिया। तो ये क्या हुआ, इससे स्टैंडर्ड क्या हुआ, कम हुआ ना। आपकी मैकडी का क्या लोग क्या कहेंगे कस्टमर्स की, देखो हमने एक्स्ट्रा चीज मांगा था, ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या फायदा हुआ हमें। तो स्टैंडर्ड मत गिराओ, ना ही मैन का मतलब वर्कर का और ना ही अपने किसी मशीन का या प्रोडक्ट। हमेशा हर चीज का स्टैंडर्ड बना के रखो, अपनी टेक्निक यूज करो उस चीज के अंदर। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर क्या कह रहे हैं क्लास, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। मतलब एलिमिनेट करो यार, हटाओ ना जबरदस्ती का। तुम क्यों अपने ऊपर बाहर ले रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोई चीज नहीं बिक रही है मार्केट में, तो क्यों जबरदस्ती तुम उसे बनाने में लग रहे हो। अबे सिंप्लीफिकेशन से करो, अपना वो चीज बनाओ, उस चीज की मैन्युफैक्चर करो जो चीज आपकी बाहर मार्केट में डिमांड है, जिस प्रोडक्ट की आपकी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं वो बनाओ। क्यों जबरदस्ती की हेडेक पालते हो, वो वही चीज बोल रहा है। ज्यादा वैरायटी बनाओगे, ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, टाइप्स ऑफ मशीन ज्यादा चाहिए, बड़े पैकेट के लिए अलग, छोटे के लिए अलग, मिडल के लिए अलग अलग चीजें, अलग अलग मशीन चाहिए, लेबर उतनी ज्यादा चाहिए आप लोगों को, फिर इन्वेंट्री की मेंटेनेंस उतनी ज्यादा चाहिए। मान लो कि आपका बड़ा साइज का पैकेट नहीं बिक रहा है तो उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, बारिश आ गई, स्टॉक भीग गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कीड़े लग गए, 10 चीजें। तो इसलिए बी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यूज करो, खामा की जबरदस्ती की सरदर्दी मत लो। आगे क्या बोल रहा है, इट इम्प्रूव्स क्वालिटी। अगर सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइज करोगे ना, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी क्लास, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके सारे रिसोर्सेज की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस कॉस्ट। अब देखो आपने फालतू की लेबर लगा रखी थी ना, अब वो हट रही है, आपकी कॉस्ट कम हो गई। मशीन आप लोगों ने फालतू की इतनी सारी रख रखी थी, उसकी कॉस्ट कम हुई। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, तो बहुत सारी चीजें आपकी, अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करते हो तो आपकी क्या होता है, कॉस्ट भी रिड्यूस होती है साथ के साथ। समझ में आया। तो ये मैंने 2 टेक्निक्स बताई हैं अभी। अब हम लोग नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं हमारी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा था, वर्क स्टडी टेक्निक, और बाकी की टेक्निक्स देखते हैं। सो क्लास, अब हम लोग हमारी तीसरी टेक्निक देख रहे हैं। अभी हम लोग हमारी 2 टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक पढ़कर आए हैं। तीसरी टेक्निक है वर्क स्टडी। अभी हम लोग वर्क स्टडी के बारे में बात कर रहे थे ना पिछली वाली टेक्निक के अंदर, कि वर्क स्टडी अप्लाई करनी चाहिए। वर्क स्टडी के अंदर आता क्या क्या है क्लास, वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है और इसके अंदर आते कितनी स्टडीज हैं। देखिए सबसे पहले इसका मतलब है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और मिनिमम कॉस्ट पे, एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर। और हर फैक्टर से मैक्सिमम अपना क्या करना, बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन गेट करना। कम कॉस्ट लगी आप लोगों की, प्रोडक्शन ज्यादा हुई, कॉस्ट कम लगी, और आपने क्या करा, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया हर फैक्टर में। कौन कौन से फैक्टर में, कितने फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर, फटीग स्टडी आता है पहला फैक्टर, दूसरा मेथड स्टडी आता है, तीसरा आता है टाइम स्टडी, और चौथा आता है मोशन स्टडी, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्लास। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारा फटीग स्टडी। फटीग नाम से कुछ पता चल रहा होगा, थकावट, थकान, यही होता है ना फटीग। तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की गई है क्लास। नाम से सारी चीजें जानने की कोशिश करा करो। मतलब सबसे पहले मैंने उठाया फटीग स्टडी, टू फाइंड आउट, क्या जानने की कोशिश करना, विद द फ्रीक्वेंसी रेस्ट इंटरवल। जो वर्कर्स है ना भाई, उनको भी तो रेस्ट इंटरवल चाहिए। आप खुद सोचना, आप उनसे काम करवाते जा रहे हो दिन रात ओवर टाइम, क्या वो काम कर पाएंगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद कि वो अपना हाथ छोड़ देंगे कि हम काम नहीं कर सकते। एक एफिशिएंसी लेवल होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि फटीग स्टडी करो, ये देखो कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसको कितने रेस्ट इंटरवल की जरूरत है, कितने टाइम की रेस्ट इंटरवल की जरूरत है, कितनी बार उसे रेस्ट इंटरवल चाहिए। वही चीज हम लोग फटीग स्टडी के अंदर पढ़ते हैं क्लास। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल की, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए रेस्ट इंटरवल का, और लास्ट में कितनी बार होने चाहिए रेस्ट इंटरवल। अब देखो क्लास, आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्या करते हैं भाई, 2 बजे तक रहते हैं, उसमें भी आपको एक बार रेस्ट इंटरवल मिलता है ना लंच करने के लिए। अगर ना मिले तो
उसी तरीके से कहा गया है कि वर्कर्स को अगर काम करवाना है तो उन्हें रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा, तभी वो ढंग से काम कर पाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ अ पर्सन टायर्ड, अगर जो वर्कर है वो बिल्कुल टायर्ड हो गया, वो काम नहीं कर सकता, तो क्या होगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ जॉब तक अगर वो काम करता जा रहा है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा क्लास। अगर कोई पर्सन लॉन्ग पीरियड तक जॉब कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा, वो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इसलिए रेस्ट इंटरवल जो है वो मस्ट है। आगे टेलर ने क्या कहा था इस चीज के रिगार्डिंग क्लास, नॉट डिसाइडेड बाय विश और एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, ये चीज मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा कि मैनेजर ने कह दिया कि एक बार खाली 15 मिनट का मिलेगा तो सिर्फ 15 मिनट का ही मिलेगा, नहीं, ये चीजें मैनेजर डिसाइड नहीं कर सकता, बट गिव अ साइंटिफिक अप्रोच, इट मस्ट बी कंडक्टेड, यानी कि हमें साइंटिफिक अप्रोच करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, एवरेज निकालना चाहिए कि एक जो हमारा वर्कर है उसको एवरेज रेस्ट इंटरवल कितना चाहिए, साइंटिफिकली उस चीज को प्रूव करिए ना, साइंटिफिकली उसको अप्रोच करिए, देखिए कि एक वर्कर कितने टाइम पे अपना वापस से अपना स्टैमिना गेन कर लेता है, सिर्फ उतने टाइम का इंटरवल दीजिए ना वर्कर की सुननी है ना मैनेजर की, अपना एवरेज टाइम देखिए ना कि एक वर्कर का जो स्टैमिना है वो कितने टाइम बाद जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है। आगे रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टैमिना अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स। अब क्या होगा, अगर मान लो अभी मैंने बताया वो दिन रात 2-3 दिन तक काम कर रहा है और उसकी आंखें बंद हो रही हैं, आंखें नहीं खुल रही, मशीन में उसकी उंगली आ गई, एक्सीडेंट हो गया, अब आगे वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, करा लो, किससे कराओगे, तो एक्सीडेंट से बचते हैं क्लास। अगर हम उन्हें रेस्ट इंटरवल देते हैं ना तो सबसे बड़ी बात क्या है, अवॉइडिंग एक्सीडेंट, रिजेक्शन से बचते हैं और इंडस्ट्रियल सिकनेस से। प्रोडक्शन नहीं होगी क्या होगा, इंडस्ट्रियल सिकनेस हो जाएगी, सिक हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी, डूब जाएगी, नहीं होगा काम। तो इसीलिए फटीग स्टडी बहुत जरूरी है क्लास, अगर आपको वर्कर्स से प्रॉपरली तरीके से काम करवाना है, पहली चीज। दूसरी स्टडी कहती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यानी कि आप बेस्ट से बेस्ट मेथड यूज करो ना, जिस चीज के अंदर आपको लगता है कि हमें लेबर की ज्यादा जरूरत है उसमें लेबर को यूज करो, जिसमें लगता है मशीन की यूज है, मशीन आपका जो प्रोडक्ट है वो बिना मशीन से अच्छा नहीं बन सकता। आप लोग क्या कर रहे हो, लेबर को लगाए जा रहे हो, लेकिन लेबर से क्या हो रहा है, काम अच्छा हो ही नहीं रहा है, फायदा क्या उस चीज का, फिर मशीन लाओ ना, टेक्नोलॉजी लाओ अच्छी क्लास, तभी तो काम चलेगा। तो वही उसके अंदर ये बोल रहा है, मेथड स्टडी के अंदर बोल रहा है क्या, कि मेथड जो है वो परफेक्ट मेथड चूज करो। देखते हैं, टू फाइंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, अच्छा तरीके से जॉब करो। आगे प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। अभी हमें प्रोडक्शन वो डिसाइड नहीं करेंगे बैठे हुए ऊपर मैनेजमेंट लेवल पे कि नहीं भाई हम तो लगाओ लेबरों से मजदूरों से काम करवाओ, ऐसा नहीं होता। हर चीज मजदूर नहीं कर सकता, हर चीज मशीन नहीं कर सकती, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन काम कर सकता है। आगे मेथड्स मस्ट बी वन विच ब्रिंग, एक मेथड है, अगर आपने सही मेथड यूज करा है ना, पता है उसका क्या बेनिफिट होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट होता है और कम से कम कॉस्ट लगती है क्लास, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट। अब टेलर ने क्या कहा इस चीज के रिगार्डिंग, यूज ऑफ इट, अगर आप इसका यूज करेंगे, किसका, मेथड स्टडी का, इट मिनिमाइज कॉस्ट, इससे आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी, और क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी आपके प्रोडक्ट की, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर को अपने आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, भाई जो डिमांड कर रहा है उसने, अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, आपसे सामान खरीदेगा, आपसे खरीदेगा, आपका प्रॉफिट होगा, चांदी चांदी हो गई भाई। तो इसीलिए हमें ये सारी स्टडीज करनी जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो तरीके की होती है क्लास, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है मशीन इंटेंसिव। अभी मैंने ये स्टार्ट करने से पहले यही बताया ना कि आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है वो लेबर इंटेंसिव है या फिर आपका मशीन इंटेंसिव है, वो मशीन से ज्यादा अच्छा बन सकता है या फिर वो हाथों से ज्यादा अच्छा बन सकता है, डिपेंड करता है ये। आगे मेथड विच इन्वॉल्व्स मिनिमम कॉस्ट, आपको वो मेथड यूज करना चाहिए जिससे आपकी मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लग रही है। एक्सप्लॉइट मैक्सिमम रिसोर्सेज, जिससे आपके जो रिसोर्सेज है ना वो कम से कम एक्सप्लॉइट हो, और मस्ट बी सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और उससे आपके प्रोडक्शन जो है वो अच्छा से अच्छा बेस्ट मेथड हो आपके प्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गया, ये दोनों स्टडी क्लियर होगी, फटीग स्टडी और मेथड स्टडी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्टडी पे, दैट इज योर टाइम स्टडी। टाइम से पता चल रहा होगा टाइम स्टडी कि टाइम के अंदर वो ये बात बोल रहा है, इट मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट, मतलब हमें इसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है टाइम स्टडी के अंदर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या डिटरमाइन करना है हमें, पहला स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्मिंग जॉब, कि भाई स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए जॉब करने का,
वही सेम बात आ जाती है आपकी फटीग स्टडी वाली, उसके अंदर तो वो बेचारा हाल बेहाल हो गया, नहीं कर सकता काम, एक्सीडेंट्स हो गए, लेकिन यहाँ पे टाइम भी देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इतना रेस्ट दे दो कि भाई अगर एक दिन में वो 10 की एवरेज है कि वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो 8 ही कर रहा है या वो 6 ही कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम आपको हमेशा देखने की स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए जॉब करने का, स्टैंडर्ड टाइम वर्कर्स का क्या होना चाहिए, टारगेट एंड नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब। एक जॉब को कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट कि उनको कैटेगराइज करो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। वर्कर्स को अपने को कैटेगराइज करो क्लास, कितने वर्कर्स एफिशिएंट है उस काम को करने में और कितने वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है काम को करने में। दोनों चीजें आप लोगों को डिसाइड करनी है, दोनों लेबर्स को कैटेगराइज करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। टेलर डेज के रिगार्डिंग क्या था, नॉट डिसाइडेड बाय मैनेजर। भाई सेम बात कि मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए जॉब करने का या कितने वर्कर्स चाहिए। ये काम कौन डिसाइड करता है, बाय स्टैंडर्ड टाइम साइंटिफिकली। इसको भी आप प्रूफ करिए ना, अप्रोच लगाइए साइंटिफिकली कि आप देखिए कि कितना टाइम आपको एक जॉब को परफॉर्म करने में लग रहा है, उस हिसाब से करिए। देखिए आगे, अब देखो एक ना एग्जाम्पल, यानी कि जो आपका टेलर ने कहा है ना वो चीज समझा रही हूँ, जो आपकी बुक में लिखा है कि टेलर ने किस चीज को एक्सप्लेनेशन करके बताया कि हमें क्या करना चाहिए। देखो अगर कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हम उसको कहेंगे भाई तुम अपने हाथ में स्टॉप वॉच पहनो, टाइम देखो तुम इस जॉब को कब से कब तक कर सकते हो। ठीक है, उसने अपनी स्टॉप वॉच देखी, नोट डाउन करा एवरेज टाइम अपना जॉब कंप्लीट करने में, नॉर्मल टाइम एवरेज टाइम देखा उसने कि हाँ मैं नॉर्मली एवरेज कितना टाइम लेता हूँ अपना जॉब को कंप्लीट करने में, पहली चीज। फिर उन्होंने बोला इस चीज को रिपीट करवाओ, इस ऑब्जर्वेशन को 100 बार क्या करवाओ, रिपीट करवाओ और अलग अलग वर्कर्स से करवाओ और उसके बाद एवरेज टाइम निकाल के लेकर आओ। उसके बाद निकालो एवरेज टाइम कि कितने मैक्सिमम वर्कर्स हैं जिन्होंने एवरेज टाइम के अंदर कितने, मतलब एक सेम टाइम के अंदर काम करा है, वो आपका एवरेज टाइम कहलाएगा। अब देखो टारगेट फॉर वर्कर शुड बी फिक्स, और टारगेट सबके लिए फिक्स कर दो। जो हमने अलग अलग वर्कर्स दिए ना, जो 100 वर्कर्स से हम लोगों ने दिखवाया है कि तुम अपना टाइम बताओ कि कितने टाइम में तुम लोगों ने काम कंप्लीट करा है, वो जो है ना टारगेट सबका सेम रखना। अगर आपने 10 यूनिट दिया ना तो सबको 10 यूनिट ही देना, ये मत करना किसी को 20 दे दी किसी को 10 दे दी, उससे एवरेज टाइम तो कैसे पता चलेगा। सारे वर्कर्स को सेम यूनिट दो और उनसे कहोगे टाइम देखो तुम लोग कंप्लीशन का। ठीक है जी, आगे अब देखो एवरेज वर्कर कौन कहलाएगा, हु अचीव टारगेट इन स्टैंडर्ड टाइम। जो स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों ने देखा था ना, जो स्टैंडर्ड टाइम हमने रखा था कि हाँ भाई इतनी देर में आराम से जॉब कंप्लीट हो सकती है, अगर उतनी देर में वर्कर्स ने करा तो वो क्या कहलाएंगे आपके एवरेज वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर कौन कहलाएगा, जिसने उससे पहले ही काम कंप्लीट कर लिया, जो हमने टाइम दिया टाइम से पहले, बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, हु अचीव टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम से पहले उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। होता है ना बच्चे, मैम आज ही ले लो टेस्ट, कल क्या करोगे लेके, हमें तो सब कुछ आता है। इस टाइप के वर्कर्स, इस टाइप के लोग जो पहले से ही हर चीज के लिए रेडी हैं। आगे इनएफिशिएंट कौन होता है, जो फेल हो गए स्टैंडर्ड टाइम में, 10 यूनिट बनाने के लिए दी थी और वो सिर्फ कितनी बना पाए, 8 या 9 ही बना पाए या 7 बना पाए, तो वो कौन हो गए, इनएफिशिएंट। तो इस तरीके से उन्होंने टाइम स्टडी के लिए बोला है कि कोई भी मैनेजर अपनी मतलब ये नहीं दिखा सकता कि नहीं भाई मैंने कह दिया इतने टाइम में तो इतने टाइम में होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये साइंटिफिकली होती है सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और वर्क स्टडी का लास्ट फैक्टर दैट इज योर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी के अंदर मोशन का मतलब क्या होता है, हिलना। मैंने कहा था ना सबके नाम से सबको आप लोग जानने लग जाओगे, क्लास सारी स्टडीज को नाम से पहचानने लग जाओगे। मोशन का मतलब होता है हिलना डुलना, तो वही वो बोल रहा है इसके अंदर। मैं पहले बता देती हूँ इसके अंदर कह क्या रहे हैं मोशन स्टडी के अंदर, कि एक वर्कर जब काम कर रहा है वो अपनी चेयर पे बैठा है, वो अपनी चेयर से कितनी बार उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, किसी प्रोडक्टिव फंक्शन के लिए उठ रहा है, अनप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए उठ रहा है। अगर प्रोडक्टिव फंक्शन के लिए उठ रहा है तो उसे क्यों उठना पड़ रहा है, अगर वो ना उठे ना हिले तो उतनी देर में वो अपना प्रोडक्शन और कंप्लीट करे और 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, होता है ना ऐसा। तो अब वही इसके अंदर बोला है, ये चीज देखो सेम चीज कि हाँ भाई वो वर्कर जो है वो क्यों हिल रहा है तो काम के लिए हिल रहा है, बिना किसी काम के लिए हिल रहा है, बिना किसी काम के लिए हिल रहा है तो उसे बोलो, और नहीं काम के लिए हिल रहा है तो उसे कोशिश करो कि वो काम के लिए कम से कम हिले ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। क्लास वही चीज यहाँ लिखी है, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स बाय परफॉर्मिंग द जॉब, कि वो जॉब करते करते कितनी बार हिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, वो कितनी बार काम के लिए हिला और कितनी बार बिना काम के लिए हिला। नेक्स्ट
कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वेस्टफुल मूवमेंट। अगर वो बेमतलब के लिए हिल रहा है, भाई हंसी मजाक के लिए, फोन चलाने के लिए, फोन उठाने के लिए जा रहा है कभी कुछ, तो इन चीजों को कट इट डाउन करो, नहीं तो आपकी कंपनी की प्रोडक्शन होनी पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट, अगर वो डिजाइन, अगर मान लो हम ठीक है, अगर वो अनप्रोडक्टिव के लिए था तो हमने उसे धमका दिया, डांट दिया, लेकिन वहीं पे अगर वो प्रोडक्टिव के लिए हिल रहा है, भाई वो जरूरत के लिए हिल रहा है, उसे सामान चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीन के अंदर टूल लगाने के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल का कुछ सामान चाहिए, अगर वो प्रोडक्टिव के लिए हिल रहा है ना क्लास, तो डिजाइन करो अपने इक्विपमेंट्स को इस तरीके से, टूल्स को इस तरीके से डिजाइन करो टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर, ताकि वो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों मूवमेंट्स को वो खत्म कर सके। अगर वो किसी काम के लिए भी उठ रहा है तो उसके पास लाके उसके टूल्स को रख दो, ताकि उसको बार बार उठ के जाना ना पड़े उस टूल को लाने के लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टेलर ने क्या बोला, जो चीज हमने टाइम स्टडी के लिए करी ना, वही सेम चीज हम लोगों ने मोशन स्टडी के लिए करी। कि उसने क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करो, अपना वर्कर्स को बोलो कि वो बैठे और देखो कि वो कितनी बार उठ रहा है और कितनी बार काम के लिए उठ रहा है, कितनी बार बिना काम के लिए उठ रहा है। इसी चीज को 100 वर्कर्स से करवाओ, 100 वर्कर्स से अलग अलग करवाओ, सबसे नोट डाउन करवाओ, नोट डाउन करवाया कौन कितनी बार हिला। अब उसमें से आपको क्या देखना है, नोट डाउन करने के बाद आफ्टर राइटिंग क्लैरिफाइड टू प्रोडक्टिव इन टू प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। उसके बाद जब नोट डाउन कर लिया ना कि वो कितनी बार हिला, नोट डाउन करने के बाद उसने क्लासीफाई करा, सॉरी नॉट क्लैरिफाई, क्लासीफाई करा क्या, कितनी बार वो काम के लिए उठा और कितनी बार वो बिना काम के लिए उठा। और अगर वो बिना काम के लिए उठा है तो उसे क्या करो, कट डाउन करो उस मूवमेंट को क्लास, कि जितनी देर में वो बिना काम के लिए उठ रहा है उतनी देर में वो अपनी 2 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर लेगा। और अगर काम के लिए भी उठ रहा है तो कैसे काम के लिए, अगर उसे टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके पास लाके रख दो ना, ताकि वो जितनी देर में उठ के जा रहा है, गोडाउन में से सामान लेकर आ रहा है, कहीं से भी सामान ला रहा है, उतनी देर में वो आधे यूनिट की प्रोडक्शन और करे अच्छे से, और उसकी क्या हो, प्रोडक्शन मैक्सिमम इंक्रीज हो उसकी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था क्लास आप लोगों की फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, जो कि आपका वर्क स्टडी के अंदर है। अब लास्ट 2 स्टडी और है, साइंटिफिक टेक्निक, 2 टेक्निक और है, नॉट स्टडी, 2 टेक्निक और है, टेक्निक नंबर 4 एंड 5। जिस तरीके से वर्क स्टडी टेक्निक हम लोगों ने देखी, 2 टेक्निक और हम लोग देखते हैं। आइए क्लास, सो क्लास अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, टेक्निक नंबर 4, जो टेलर लेकर आए थे, FW टेलर। क्या है आपकी टेक्निक नंबर 4 क्लास, डिफरेंशियल पीज वेज सिस्टम। वेज से समझ में आ रहा होगा, मजदूरों को दी जाने वाली सैलरी, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, उसको वेज कहते हैं। वहीं पे जो एम्प्लॉयज को मिलता है ऑफिस में, वो सैलरी कहला जाता है। लेकिन होता क्या है, दोनों को उनके काम का पैसा मिलना। तो इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट पीज बेस मिलना, यानी कि पीसेस के बेसिस के ऊपर वेज मिलना, कि कितनी प्रोडक्शन करी है उसके हिसाब से वेज मिलना। तो देखिए क्लास, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। ऑब्वियस सी बात है क्लास, जो एफिशिएंट वर्कर होगा, जो अच्छा काम करेगा, उसे मैक्सिमम सैलरी मिलेगी, उसे मैक्सिमम वेज मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और जो कम करेगा उसे कम मिलेगा। तो यही चीज है आपका टेक्निक कह रहा है। वो क्या कह रहा है, पेइंग डिफरेंट वेज रेट, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग देनी है। कैसे, एफिशिएंट वर्कर्स को एक्स्ट्रा वेजेस मिलती है ताकि मोटिवेट हो। कौन मोटिवेट हो, एक तो वो खुद मोटिवेट हो टू रिमेन एफिशिएंट, ताकि हम एफिशिएंट बने रहे, और दूसरा इनएफिशिएंट वर्कर्स मोटिवेट हो क्लास, कि देखो अच्छा वो काम कर रहे हो, उन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम भी काम करेंगे, हमें भी फिर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसे मोटिवेशन कहते हैं, कि मोटिवेट हो आपका जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी, और सेम वो जो एफिशिएंट है वो एफिशिएंट रिमेन एफिशिएंट रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन पेमेंट इज गिवन according to number of units produced automatically production increase। So class, टेलर ने क्या एग्जांपल दिया है, हम लोग ये देखते हैं। टेलर ने कहा है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, अगर आपने जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करी, मान लो कि आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो 10 है, ठीक है, और आपने 12 यूनिट प्रोड्यूस कर ली, तो आपको हायर वेजेस पेड करी जाएगी। और अगर आपकी स्टैंडर्ड 10 और उसने लेस प्रोडक्शन करी है, यानी कि 8 यूनिट प्रोड्यूस करी है एक दिन की, तो उसे क्या होगा, लेस वेज मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी क्यों देगी आपको मैक्सिमम वेज, हायर वेज क्यों देगी? अगर आप कंपनी को फायदा नहीं कराएंगे तो कंपनी क्यों आपको फायदा कराएगी क्लास? तो यही चीज इसके अंदर वो बोल रहा है, क्या कि अगर आप जितना कंपनी बोल रही है उससे ज्यादा बना रहे हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा, कम बना रहे हैं तो कम मिलेगा। अब देखो नीचे हम लोग एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जो टेलर ने बताया कि मान लो 50 रुपयों से 1 यूनिट के मिल रहे हैं, और उसे कहा गया कि 10 यूनिट्स बनानी है। उसने नॉर्मली ए पर्सन ने क्या करा, 10 यूनिट्स बना दी नॉर्मली। फिर क्या, मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, उसे शाम को मिल गए 500 रुपए, कि लो भाई तुम्हारे 10 यूनिट के 500 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद
बी वाले को, ये बी ने क्या करा, बी को भी यही कहा गया था कि 10 यूनिट बनानी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कह दिया था कि भाई आपको 12 यूनिट्स अगर आप बनाते हैं, 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना रहे तो 60 रुपए मिलेंगे 1 यूनिट के, ये भी साथ में कहा था ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसके अंदर क्या है कि उसने क्या करा, 12 यूनिट्स बनाई, तो उसे उसके हिसाब से 60 रुपए के हिसाब से 720 रुपए मिल गए। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई हुई, जिस कंपनी ने कहा था मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉय को। अब उसके बाद 6C था, सी ने क्या करा कि सिर्फ 8 यूनिट्स बनाई, उसने 10 भी नहीं बनाई। इसका मतलब उसने स्टैंडर्ड आउटपुट भी कवर नहीं करा, क्लास जो स्टैंडर्ड रखा गया था उसने वो भी कवर नहीं करा, उसने तो उससे भी कम बनाई है। जब उसने उससे कम बनाई है तो कंपनी ने ये बात पहले ही कह दी थी ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसे 40 रुपीज पर यूनिट दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ यहाँ पे उसे 40 रुपए यूनिट मिले, यानी कि 40 रुपीज के हिसाब से उसे 320 रुपए दे दिए गए। तो देख लो क्लास कितना फर्क है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ से आपका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है, जहाँ 500 रुपए मिलना चाहिए 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने से 720 मिल गया और 2 यूनिट कम बनाने से 320 मिल गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ना, यहाँ पे देखो मैंने अलग से मार्क भी लिखा भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, ये सबसे बड़ा मोटिवेटर है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसको एक अच्छा एफिशिएंट वर्कर बनाने के लिए। ये सबसे बड़ा, सारी टेक्निक्स में से ये सबसे बड़ी टेक्निक है मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज को। लास्ट टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक लास्ट जो टेलर ने बताई है, दैट इज योर मेंटल रेवोल्यूशन। अभी हम पीछे सेकंड वाली टेक्निक में याद है पढ़कर आए थे मेंटल रेवोल्यूशन, याद आया? नहीं तो अपनी वीडियो को बैक करके देखो, इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ा था। क्या होता है मेंटल रेवोल्यूशन की, जब दोनों ग्रुप्स जो है, चाहे वो वर्कर हो चाहे मैनेजमेंट हो, दोनों अगर आपस में मिलके चलेंगे ना, कॉपरेट करके चलेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। सो आइए देखते हैं, चेंज मेंटल एटीट्यूड्स, दोनों के बीच का एटीट्यूड चेंज करना, किसका, वर्कर और मैनेजमेंट का, एक दूसरे को लेके। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के बीच में हमेशा कॉपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि बॉस की बुराई कर रहा है वर्कर, मैनेजमेंट की बुराई कर रहा है मैनेजमेंट वर्कर की बुराई कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्लास को, आगे उसने बोला है कि टेलर ने, ये देखते हैं, वर्कर ये सोचता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो उसको अच्छे से उसको निचोड़ रहा है कि पता नहीं काम पे काम दिए जा रहा है मुझे। दूसरा सोचता है मुझे ओवर बर्डन कर दिया, जितना काम मेरे पास होना चाहिए था मुझे उससे ज्यादा काम दे दिया। वहीं पर तीसरी चीज कि जितना काम दिया है उससे कम तो मुझे पेमेंट मिल रही है, मुझे तो पेमेंट मिल ही नहीं उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ। वहीं पर मैनेजमेंट क्या सोचता है क्लास कि वर्कर्स ऑलवेज ग्रैम्बर्स, वर्कर्स जो वो काम नहीं करते हैं, वो बहुत लेजी है, ऐसे ही है, पड़े रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, प्रोडक्शन नहीं करके दे रहे हैं हमें, वो बहुत केयरलेस हैं, चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं, मशीन को ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, आए दिन मशीन खराब हो रही है, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। मैनेजमेंट ये सोचता है, और मैनेजमेंट सोचता है जिस हिसाब से हमने काम दे रखा है ना उस हिसाब से तो हमने उन्हें वेजेस बहुत ज्यादा दे रखी है, हमने तो उन्हें ओवरपेड कर रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? तो ये होता है इन लोगों के दिमाग में। अब इसको खत्म करने के लिए टेलर जो है अपनी साइंटिफिक टेक्निक लेकर आए, जिसको कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने ये सजेस्ट किया देयर शुड बी अ नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स का एटीट्यूड जो है वो चेंज होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि नहीं, हमने वर्कर के हिसाब से उसे काम बिल्कुल सही दे रखा है, और वर्कर को भी ये सोचना है कि नहीं चाहिए कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं हमें उसी के हिसाब से पेड मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं। फीलिंग कॉपरेशन विद ईच अदर, अब क्या है, दोनों को आपस में कॉपरेट करके चलना चाहिए क्लास हमेशा। नेक्स्ट, मैनेजर शुड शेयर प्रॉफिट विद वर्कर्स, मैनेजमेंट सॉरी नॉट मैनेजमेंट, मैनेजर जो मैनेजमेंट है ना उसे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, मैनेजमेंट को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं है कि सारा का सारा शेयर होल्डर्स में बांट दिया, कुछ पार्ट वर्कर्स को भी दो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ है ना वो वर्कर्स की वजह से हुआ है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? वर्कर कर रहे हैं, तो वर्कर की वजह से हुआ ना। वहीं पे ही वर्कर को भी अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर मैनेजमेंट उसे प्रॉफिट दे रहा है ना तो वर्कर भी अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन करके दे, जितना वो कर सकता है उतना करे। जैसे यहाँ पे बी ने करा, कम से कम 12 यूनिट्स बना के दी, चाहे उसने अपने मान लो कि लालच में ही दी कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लेकिन दी ना, तो वहीं पे देखो मैनेजमेंट ने भी क्या करा, 60 रुपीज पर यूनिट कर दिया कि ठीक है तुमने करा तो हमने भी कर दिया तुम्हारे लिए। तो सो क्लास आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने FW टेलर के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और हमने साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी हैं कि FW टेलर ने क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए, क्या क्या साइंटिफिक टेक्निक्स बताई
कि जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से रन करेगी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। सो क्लास प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स। थैंक यू।